हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हो बीएड सेकेंड ईयर का जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो पहला वीडियो नॉलेज एंड करिकुलम का हो चुका है। दूसरा वीडियो जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, ये है असेसमेंट का। देखो, असेसमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो है असेसमेंट खुद से रहता है एंड देन इवेल्युएशन से रहता है। इन दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ पर यूज़ होता है, पहले कैसे होता था, अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो और कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है। एक बात याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन जो है, एक सेकेंड, इवेल्युएशन जो है वो वाइडर है और कंपेयर टू आकलन, ठीक है, वो इसका वाइडर रूप है ये, जिसको हम बोलते हैं मूल्यांकन को। और जो हमारा आकलन है ये उसका एक पार्ट है। तो इवेल्युएशन जो है, इवेल्युएशन के बारे में बात करें तो इवेल्युएशन जो है पूरा वाइडर रूप है और इसका ही एक पार्ट जो है असेसमेंट है, जिसको हम आकलन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है। आकलन जो है मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया में आएगी। ऑप्शंस आप अपने देख सकते हैं, उसके अनुसार जो है आप टिक इसमें कर सकते हो। विस्तृत है, संक्षिप्त है, वृहत है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, विस्तृत का मतलब तो हो गया वाइड, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद मूल्यांकन ही है। दूसरा आपका हो गया है संक्षिप्त, ये चांसेस है। वृहत मीन्स ये भी वाइड में ही आता है, तो ये भी नहीं होने वाला। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर जो है संक्षिप्त है। आकलन जो है मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। सेकेंड क्वेश्चन है आकलन के प्रकार हैं। आकलन यानी असेसमेंट के कौन कौन से प्रकार हैं। आप प्रकार देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन है, उभयनिष्ठ आकलन है। तो ये सभी जो है आपके आकलन के प्रकार हैं। तो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, या उपयुक्त सभी में। तो आकलन का ये सारा काम होता है। आकलन का क्षेत्र दैट मीन्स कि आकलन जो है क्या क्या काम करता है। तो असेसमेंट का ये तीनों के तीनों काम है, तो ये भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषता है। देखो, आकलन की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है। तो शिक्षक का मूल्यांकन यानी टीचर का मूल्यांकन है, शैक्षिक सुधारों में सहायक है, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक है। तो असेसमेंट से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के में ही जो है वो स्टूडेंट के बारे में नहीं पता चलता, टीचर के पढ़ाने के तरीके के बारे में पता चलता है और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, ये तीनों के तीनों होंगे। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए जो है असेसमेंट का मेन प्रिंसिपल क्या है, प्रभावी पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना, इफेक्टिव फीडबैक देना, छात्र सहभागिता यानी कि स्टूडेंट कोऑपरेशन, शिक्षण समायोजन यानी कि टीचिंग एडजस्टमेंट, या सभी। तो देखो, अधिगम के लिए दैट मीन्स कि आपका असेसमेंट के लिए अगर आकलन किया लर्निंग के लिए अगर असेसमेंट किया जा रहा है तो ये तीनों चीज़ें, जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे तब तक बच्चों को कैसे पता चलेगा उनमें क्या गलतियां हैं। स्टूडेंट का तो कोऑपरेशन बिल्कुल मस्ट है, इसमें टीचर का भी कोऑपरेशन मस्ट है। शिक्षण समायोजन, यस, टीचिंग एडजस्टमेंट भी जरूरी है अगर हमें उसको इम्प्रूव करना है। तो इसका आंसर जो है इसका भी डी नंबर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों को याद रखना, एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, लेकिन ये तीन चीज़ें जरूर ही होती हैं। आकलन का पैमाना है। आकलन का जो पैमाना है, जिसको हम बोलते हैं कि आकलन का स्टैंडर्ड जो है वो किस तरह का है, मापने का तरीका। नामित मापन है, क्रमिक मापन है, अंतराल मापन है, या उपयुक्त सभी है। तो इसमें भी देखो फ्रेंड्स आ जाएगा उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषता है। देखो, आकलन की विशेषता अगर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं तो उसमें एक तो होता है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैधता यानी कि वैलिडिटी भी होनी चाहिए, एंड देन मानकीकरण यानी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो तीनों चीजें जो होती हैं, सबसे ज्यादा जो ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ दे आकलन की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जरूर याद रखना। 8 नंबर है सीखने के लिए आकलन का निम्नलिखित ध्यान देना चाहिए। सिवाय दैट मीन्स की है कि जिस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी निगेटिव क्वेश्चन है ये। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पे, विद्यार्थियों की त्रुटियों पे, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों पे, या विद्यार्थियों की क्षमताएं पे। अब बताओ कि
जो हम असेसमेंट लर्निंग के लिए करेंगे, इन चारों में से किस पे ध्यान नहीं देंगे? ऑप्शंस ध्यान, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा जो है निगेटिव है। तो देखो, त्रुटि पे तो देखेंगे ही, मिस्टेक अगर हम देखेंगे तभी तो हम बता पाएंगे भाई कि क्या हो रहा है। विद्यार्थियों की अधिगम शैली या सीखने का उनका तरीका क्या है, तभी हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसमें गलत है या सही है। क्षमताएं, एबिलिटी को भी देखेंगे, तो ये तीनों होगा। तो इन चार ऑप्शंस में अगर इन हम देखें तो ये ए नंबर को हम टिक कर सकते हैं। देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर कभी कभी बनता ही है, कभी कभी क्या एमसीक्यू में तो मोस्ट ऑफ टाइम बनेंगे। तो इन तीनों का तो मस्ट होता है। हाँ, आवश्यकता जो है थोड़ी सी ये हो जाती है कि हम बच्चों की आवश्यकता नहीं देखेंगे, कि इसमें बच्चों की आवश्यकता पढ़ाने के टाइम में देखेंगे, लेकिन इवैल्यूएशन के टाइम में, असेसमेंट के टाइम में बच्चों की आवश्यकता नीचे आ जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह डैश कर रहा है। विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जो भी स्टूडेंट की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए एडजस्ट किया जा रहा है, वो डैश कर रहा है। सीखने का आकलन है, ये सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या सीखने के समय आकलन है? इसमें से कौन सा हो जाएगा 9 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, 10 नंबर है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में यानी कि लर्निंग में जो है असेसमेंट क्यों किया जाता है? तो ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, या प्रेरणा के लिए, या फिर पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए? किस लिए किया जाता है इसमें जो आकलन किया जाता है अधिगम में? तो देखो, मोटिवेशन के लिए भी बोल सकते हो, ग्रेड एवं अंक ये तो जस्ट फॉर नॉर्म है। जांच परीक्षण के लिए ये हो सकता है, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के मोटिवेशन के लिए, अब जो बच्चा अच्छा कर रहा है, जब उसको अच्छे मार्क्स आएंगे या मिलेगा तो मोटिवेट होगा, ठीक है, तो वो और अच्छा करने का ट्राई करेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रेरणा के लिए। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना? तो इसमें कौन सा जो है वो शामिल नहीं है? ध्यान से समझना क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है? तो प्रश्नोत्तर को सत्रों को संगठित तो ये तो करते ही हैं, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को भी लेते ही हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, प्रश्नोत्तरी परिचालित भी करते हैं। ये जो ऑप्शन है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये हम डी नंबर करेंगे, कि खुद से जो असेसमेंट किया जाता है उसको हम थोड़ा पीछे रख सकते हैं, ऑफकोर्स प्रतिमानित नहीं कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी में जो है आकलन का क्या मेन रीजन क्या है? पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का नाम दे करके भी आएगा। कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, कक्षा शिक्षण में जो क्लासरूम में कार्य हो रहा है उसका सुधार कार्य को निष्पादन प्रमाणित करना, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, या परीक्षण पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना, या कक्षा परीक्षण में सुधार करना। तो सामाजिक अध्ययन पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट को लेकर के कर रहा है तो उसमें भी आप ध्यान देना, लेकिन आंसर एक्चुअली में वही होगा, कक्षा शिक्षण में सुधार का कार्य को निष्पादन प्रमाणित करना हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन के उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक यानी क्रिएटिव आकलन के। तो देखिए, मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, सत्र परीक्षा दिया है, प्रश्नोत्तरी और लेख एंड दत्त कार्य। तो सत्र परीक्षा मौखिक प्रश्न में भी ऑफ कोर्स हमें जो है क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ताकि हम क्वेश्चंस वैसे निकाल करके ला सकें जिससे कि हम बच्चों को पूछ सकें। प्रश्नोत्तरी और लेख में भी क्रिएटिव होना होगा, दत्त कार्य होमवर्क देते टाइम में भी हमें बहुत सोचना पड़ता है, सत्र परीक्षा हम इसको कर सकते हैं, सेशन एग्जामिनेशन। तो इसमें जो है व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन, व्याकरण के पक्ष है, यहाँ देखो हिंदी से दो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को लेकर के भी कर रहा है, परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री के में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अधिक अंकों का होना चाहिए। देखो चारों ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो उसमें ए आपका जो है लास्ट के सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे, अब आपका ए और बी में होगा। तो व्याकरण क्या परिभाषा के रूप में होता है? अगर सिर्फ परिभाषा में हम समझ के रह जाएंगे तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? तो ऑफ कोर्स जो भी है उसको कंटेंट को हम समझे और उसका यूज कर पाए, तो इसका बी नंबर होगा।
15 नंबर है आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। आकलन यानी असेसमेंट का इन चारों में से किससे सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है? शैक्षिक उद्देश्य से, अधिगम से, शिक्षण से या जांच से? बताओ। 15 नंबर में ये बताना है आपको कि ये इसका सबसे घनिष्ठ संबंध किसका। तो हमेशा याद रखना, किसी भी कभी घनिष्ठ संबंध पूछे और शैक्षिक उद्देश्य दिया रहे ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया रहे, तो उसी को टिक करना। सबके लिए सबसे जरूरी वही होता है, एजुकेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है उसको पूरा करना। तो ए नंबर हो जाएगा। कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? संकलित आकलन की विशेषता नहीं। संकलित आकलन का विश्लेषण केंद्रित होता है, संकलित आकलन बाधा रहित होता है, संकलित आकलन जो है के उपकरण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। तो बाकी तीनों चीजें जो है होती हैं। संकलित आकलन विश्लेषण केंद्रित है, एनालिसिस का सेंटर पॉइंट होता है ये, बाधा रहित है, यस ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को जब चखता है तो वह डैश के समान है? सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन? ये आपको 17 नंबर का बताना है। तो ये हो जाएगा सीखने का आकलन। आप लोगों थोड़ा सा जाकर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग देख लेना कि वो क्या होता है। दोनों में एक होता है जिसमें हम काम करते टाइम में ही असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि काम सही चल रहा है या नहीं, और एक होता है कि हम काम करने के बाद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, क्योंकि वो बावर्ची जो है खाना पकाते समय ही खाना को चख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सीखने का आकलन। यानी कि ये जो है वाइल डूइंग वर्क हो रहा है, यानी काम करते टाइम में हो रहा है, तो ये सीखने का आकलन। और सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? रचनात्मक क्रिएटिव जो है असेसमेंट वर्क नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, यानी कि जो ओपन बुक एंडेड होता है, जिसमें बुक दे दिया जाता है। परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स डी नंबर होगा। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम, योग्यता हम किसी का भी निर्धारित या रेंज या जो भी बोले सीक्वेंस नहीं निकाल सकते, सब में अलग अलग एबिलिटी है, तो डी नंबर होगा। चलो, यही 18 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे आज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से देखना बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना। जस्ट फॉर आपको दिया जा रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जहां से मिले, या इसमें जैसे मैंने बताया आकलन को अच्छे से डील कर लो। आप लोग ये सोच रहे हो कि हम ऑब्जेक्टिव करके जाएंगे तो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव से कभी नहीं होने वाला जब तक आप डिस्क्रिप्टिव नहीं करोगे। आप जा करके देखो, RMPSU का एग्जामिनेशन हो चुका है, जो चाइल्डहुड का क्वेश्चन आया हुआ है मोस्ट ऑफ अंदर से है। हाँ, जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, जो कुछ रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है वो आए हुए हैं। सीटेट से जो है उन लोग का लड़ गया है, सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूछने का तरीका क्या होगा आपको नहीं जानते हो, तो डिस्क्रिप्टिव करके जाओ, सेफ जोन में रहोगे और अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे। चलो, फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।